दोस्तों, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इस कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक पल केवल भावनाओं को समझाने के लिए हैं। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 21। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। पर्दे को चीरती हुई सूरज की किरणों से काव्या की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही काव्या आदित्य को और कसकर पकड़ते हुए आंखें बंद कर लेती है। आदित्य, जो कब से काव्या के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था, वो बोलता है, गेट अप वाइफी। काव्या मुंह बनाते हुए कहती है, नो, और चेहरे को चादर से ढक लेती है। आदित्य चादर के अंदर हाथ डालता है तो काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो आदित्य के हाथ को पकड़कर घूर कर देखती है। आदित्य मुस्कुराते हुए काव्या को देखकर कहता है, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है, मेरा तो मन ही नहीं भरता इसे छूने से। काव्या झट से आदित्य के हाथों को छोड़कर अच्छे से खुद को चादर से लपेट लेती है। काव्या अब आदित्य के सीने पर हाथ रखती है। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़कर देखने लगता है। काव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, बस छोटा सा कट था, वो ठीक हो चुका है। आदित्य काव्या के हाथ को चूम लेता है और कहता है, तुम्हारी छोटी सी चोट भी मेरे लिए बहुत बड़ी है, ख्याल रखा करो अपना, तुम में मेरी जान बसती है। काव्या आदित्य को बस देखती रहती है। आदित्य झुककर काव्या के होठों पर लाइट किस करके पीछे हट जाता है और बेड से उठकर काव्या को अपनी शर्ट देकर वॉशरूम चला जाता है। काव्या शर्ट को पहन लेती है। कुछ ही देर में आदित्य रेडी होकर बाहर आता है तो काव्या उठकर वॉशरूम जाती है। काव्या आईने के सामने खड़ी होकर शर्ट को उतारती है और खुद को देखने लगती है। जगह जगह पर काव्या के बदन पर आदित्य के प्यार करने के निशान थे, जिसे देखकर काव्या मुस्कुराते हुए शार के नीचे खड़ी होकर ऑन करती है। दोनों रेडी होकर बाहर जाते हैं। आदित्य को देखते ही सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि सभी ने नोटिस कर लिया था कि आदित्य के आने से काव्या कितनी ज़्यादा खुश थी। आज सभी मेला घूमने आए थे। अर्जुन सपना के साथ चल रहा था। सपना की नज़र बस अनुराग पर थी, जो सपना को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं क्यों ये बात सपना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। रूमानी अकेले मेले में घूम रही थी। उसे अकेला देख वंशज उसके पीछे आते हुए बोला, ओए भाई की साली, अकेले कहाँ घूमे जा रही हो? रूमानी उसको नज़रअंदाज करते हुए बोली, तुमसे मतलब, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्जी। वंशज इस पर जवाब देते हुए बोला, मतलब तो होगा ही, तुम इकलौती भाई की साली जो हो। रूहानी इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगी। वंशज भी रूहान की तरफ चला जाता है। उसके पास पहुँचते ही वंशज रूहान से बोलता है, यार तेरी बहन कुछ ज़्यादा ही नकचड़ी हो गई है, हर बात पर चिढ़ जाती है। रूहान सीरियस होकर जवाब देता है, हाँ तो तुझे किसने कहा था उसके पीछे जाने को? इस पर वंशज चिढ़ते हुए बोला, तू भी कम नहीं है। इधर रुखसार का ध्यान तो सिर्फ खाने की चीज़ों पर था। प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे भूख भी जल्दी लगने लगती थी। रुखसार एक तरफ देखती है, फिर मासूम सा चेहरा बनाकर सौरभ को उधर इशारे करते हुए बोलती है, सौरभ हमें वो खाना है। सौरभ नज़रें उस तरफ करता है तो उसकी भौहें तन जाती हैं। वो घूर कर रुखसार को देखता है। रुखसार अब भी मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देख रही थी। सौरभ सख्त लफ्ज़ों में कहता है, नो। रुखसार रोनी जैसी सूरत बना लेती है। सौरभ वहाँ से लेकर रुखसार को एक साइड ले जाता है। रुखसार जिद करते हुए कहती है, हमें वो चाहिए। सौरभ बार बार उसे मना करने लगता है। कुछ देर तक जब रुखसार नहीं मानती तो एकदम से सौरभ कहता है, मान जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पर किस कर लूँगा। रुखसार हैरानी से सौरभ को देखती है। रुखसार इधर उधर देखने लगती है। सौरभ ने ये बात थोड़ी ज़ोर से बोली थी, इसीलिए सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। रुखसार लोगों को ऐसे घूरता देख शर्म से पानी पानी हो जाती है और सौरभ को देखकर जल्दी से बोलती है, हमें नहीं खाना कुछ भी। सौरभ मुस्कुराते हुए रुखसार को लेकर जाने लगता है। अब तो रुखसार नज़रें झुकाए चल रही थी। इधर पनिशमेंट के बाद तो ध्रुव नज़रें झुकाए ही चल रहा था, क्योंकि श्रेष्ठा ने पूरे 2 रातों तक ध्रुव को बेडरूम के बाहर सोने का पनिशमेंट दिया था, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। श्रेष्ठा ध्रुव को ऐसे देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी ध्रुव कहता है, बेबी ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज रात तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ डियर हबी, कि तुम मुझे ना छोड़ो। ध्रुव के होठों पर कुटिल मुस्कान आ जाती है।
सभी बड़े से झूले के पास पहुंचते हैं। काव्या तो झूलों को देखते ही आदित्य को लेकर पहले ही बैठ जाती है। तनसज रूहानी को लेकर बैठ जाता है। सौरभ एक नज़र झूले को देखता है जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, फिर रुखसार के पेट को देखता है। कुछ सोचते हुए सौरभ वहां से रुखसार को खाना खिलाने के लिए ले जाता है। अर्जुन और सपना भी एक साथ बैठने वाले होते हैं। सपना बैठ जाती है, लेकिन अचानक ही अर्जुन की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। अर्जुन पीछे मुड़कर हर तरफ देखने लगता है। तभी उसे कुछ दूरी पर प्रीत दिखती है, जो कुछ सामान ले रही थी। अर्जुन सपना को छोड़कर प्रीत की तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन को कहीं और जाता देख सपना भी उठकर बाहर निकल जाती है। अनुराग अकेला झूले पर बैठा था। सपना उसे अकेला देख उसकी ओर बढ़ जाती है और अनुराग के साथ बैठ जाती है। अनुराग एक नज़र तक सपना को नहीं देखता। वंशज रूमानी के साथ झूले पर बैठ जाता है। रूमानी उसे देखकर उठने लगती है कि वंशज कहता है, क्यों भाई की साली, मेरे साथ बैठने की हिम्मत नहीं है? रूमानी झूठी मुस्कान देती है और फिर से बैठ जाती है। रोहान वंशज को रूमानी के साथ बैठा देख सिर हिला देता है, जैसे बोल रहा हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता। रूहान अकेला झूले पर बैठ जाता है। तभी एक लड़की रूहान वाले झूले में बैठ जाती है। रूहान उसे एक नज़र तक नहीं देखता। वहीं वो लड़की नीचे से ऊपर तक झूले को देखने लगती है। झूले को देख वो लड़की मनी मन कहती है, अरे यार स्वरा, क्या ज़रूरत थी दोस्तों से बेट लगाने की? एक तो ऊंचाई से डर लगता है और यहाँ अनजान शख्स के साथ आकर बैठ गई। फिर हाथ जोड़कर कहती है, भगवान मेरी रक्षा करना। इधर अर्जुन प्रीत का पीछा करते हुए जा ही रहा था, लेकिन वो मेले में कहीं गुम गई। अर्जुन अब हर जगह प्रीत को देखने लगता है। झूले की सभी जगह भरते ही वो स्टार्ट होता है। आदित्य शांत बैठा था और काव्या झूले के राउंड लगाने के लिए एक्साइटेड थी। वहीं स्वरा, जो रोहान के साथ लड़की बैठी थी, वो कसकर अपने हाथों को एक दूसरे से पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक राउंड पर तो वो वैसी ही बैठी रहती है, फिर धीरे से आंखें खोल वो देखती है तो वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होती है, जिसे देखकर वो डर से रोहान से लिपट जाती है। एकदम से रोहान का चेहरा सर्द हो जाता है। रेहान की मौत के बाद तो उसे लड़कियों से नफरत सी होने लगी थी। ऐसा नहीं था कि वो पहले किसी लड़की से अटैच था, बल्कि वो तो हमेशा से ही लड़कियों से दूरी बनाए रखता था। स्वरा डर से रोहान को कसकर पकड़ लेती है। रोहान उसे अपने से दूर करने लगता है कि स्वरा रोहान को और कसकर गले लगाकर बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहान एकदम गुस्से से कहता है, अगर इतना ही डर लगता है तो बैठी क्यों हो? कहते हुए रोहान फिर से स्वरा को खुद से दूर करने लगता है, लेकिन स्वरा अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत करके कहती है, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, प्लीज़। रूहान के हाथ अब रुक जाते हैं। वो अपने हाथ स्वरा से हटा लेता है। स्वरा उसके ऊपर पूरी तरह से चढ़ चुकी थी, जिससे रूहान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। कुछ 4-5 राउंड के बाद झूला रुक जाता है। अब भी स्वरा वैसी ही रूहान के गले लगी रहती है। रूहान झटके से स्वरा से अलग होता है। स्वरा रूहान को देखने लगती है। रूहान वहाँ से जाने लगता है। स्वरा एकदम से मुस्कुराते हुए रूहान के पीछे जाने लगती है। हेलो मिस्टर हैंडसम, स्वरा बुलाने लगती है। स्वरा एकदम से रूहान के आगे आकर खड़ी हो जाती है। रूहान गुस्से से उसे घूरने लगता है। स्वरा उसके गुस्से को देख मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू, वैसे मुझे बस हाइट से डर लगता है, इसके सिवाय किसी भी चीज़ से नहीं लगता, तो तुम्हारा ये गुस्सा मेरे काम तो नहीं आने वाला। रूहान उसे नज़रअंदाज करके जाने लगता है। वो फिर से पीछे आते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम रुको तो सही। इधर आदित्य फ़ोन पर बात कर रहा था और काव्या आदित्य से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो सामने प्रीत थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, हाय काव्या, तुम यहाँ कैसे? काव्या तो एक पल के लिए हैरान हो जाती है, फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, 2 दिन पहले ही हम यहाँ घूमने आए थे, लेकिन तुम तो। प्रीत बीच में ही बोलती है, वो मैं आज यहाँ मेला देखने आई थी। इधर आदित्य कॉल कट करके काव्या के पास आता है। आदित्य को देखते ही प्रीत कहती है, आदित्य, आखिर कब तक तुम मुझे इंतज़ार करवाओगे? काव्या कंफ्यूज्ड होकर दोनों को देखते हुए कहती है, आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं? प्रीत झट से बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैंने तो आज तक तुम्हारे पति की आवाज़ तक नहीं सुनी, पर फिर भी क्यों, ये मेरी जान बचाता है। काव्या तुम ही पूछो ना इससे कि आखिर ये हर बार मेरी जान क्यों बचाता है। प्रीत के इतना बोलते ही उसका फ़ोन बजता है। वो कॉल रिसीव करके बात करती है, फिर दोनों को देखकर कहती है, ठीक है अब मैं चलती हूँ, फ्रेंड्स बुला रही है। काव्या बस हाँ में सिर हिला देती है तो प्रीत आदित्य को देखकर कहती है, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए आदित्य,
अब नहीं तो फिर कभी। इतना बोलते ही प्रीत वहां से चली जाती है। काव्या सवालिया नजरों से आदित्य को देखती है। नजरों को समझकर आदित्य काव्या के गालों पर हाथ रखकर कहता है, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर माँ की जान बचाई थी, लेकिन ये बात मेरे सिवाय कोई नहीं जानता, खुद वो भी नहीं। अर्जुन, जो कब से वहां खड़ा था, वो प्रीत से लेकर आदित्य की बात तक सुन लेता है। वो जल्दी से प्रीत के पीछे जाने लगता है, लेकिन फिर एक बार प्रीत मेले में कहीं गुम हो जाती है। अर्जुन बड़बड़ाने लगता है, कहाँ हो तुम प्रीत? इधर प्रीत कार में बैठकर अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाती है और अर्जुन बस प्रीत को ढूंढता रह जाता है। इधर सपना एक टेंट के सामने खड़ी थी और बस अनुराग को देखे जा रही थी। उसे अर्जुन के ना होने से इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अनुराग के ऐसे ना होने पर बहुत फर्क पड़ता था। सपना वहां खड़ी अनुराग को देख ही रही थी, तभी अचानक ही टेंट में सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। क्योंकि सपना बिल्कुल उसके सामने थी, वो उस ब्लास्ट में झुलस जाती है। आवाज़ सुनते ही मेले में हड़कंप मच जाता है। वहीं अनुराग का ध्यान भी सपना पर चला जाता है, जो टेंट के कुछ दूरी पर ब्लास्ट होने की वजह से ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसे ऐसे देखकर अनुराग की तो सांसें ही अटक जाती हैं। अनुराग दौड़कर सपना के पास जाता है और उसे गोद में उठाकर वहां से कुछ दूरी पर लेकर जमीन पर बैठकर सपना के गाल को थपथपाते हुए आवाज देने लगता है, सपना सपना, अपनी आंखें खोलो। अनुराग बहुत ज्यादा डरा हुआ था। सपना के हाथ आग से कुछ झुलस गए थे, सिर पर भी कुछ चोट दिख रही थी और वो सांस नहीं ले रही थी। अनुराग डरते हुए कहता है, सपना तुम सुन रही हो? मैंने कहा अपनी आंखें खोलो। लेकिन सपना के कान जैसे अनुराग की आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहे थे। वो बेसुध सी पड़ी हुई थी। अनुराग सपना को अच्छी तरह से पकड़कर अपने होठों को उसके होठों के साथ जोड़ लेता है और सांसें देने लगता है। बहुत देर तक दोनों के होठ जुड़े रहते हैं। सपना के कुछ भी रिएक्ट ना करने से अनुराग बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। बहुत देर तक अनुराग के सांस देते रहने से सपना लंबी लंबी सांसें लेते हुए होश में आती है। अब जाकर अनुराग को राहत मिलती है। वो झटके से सपना को गले से लगा लेता है। सपना, जो अब तक अपनी सांसों को नॉर्मल करने में उलझी हुई थी, अनुराग के ऐसा करते ही उसकी धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। वहीं अर्जुन, जो प्रीत को ढूंढ रहा था, वो सब कुछ देख लेता है। अनुराग का सपना के होठों पर अपने होठ रखना, अनुराग का सपना के लिए इतना ज़्यादा घबराना, अनुराग का सपना को गले लगाना, सब कुछ अर्जुन को समझते देर नहीं लगती कि अनुराग सपना के लिए क्या फील करता है। अर्जुन अपने कदम पीछे करते हुए जल्दी से मेले की जगह से बाहर आ जाता है और कार में बैठकर सीधे तेज रफ्तार में वहां से निकल जाता है। अंधेरों से घिरी सड़कों के साइड में अर्जुन धीमी रोशनी में शांति से खड़ा हुआ था। वो जितना शांत था, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ था। अर्जुन खड़ा था कि उसके कंधे पर छुअन के साथ आवाज़ आती है, भाई। इस आवाज़ को अर्जुन अच्छी तरह से पहचानता था। अर्जुन आवाज़ को सुनकर भी 1 इंच तक नहीं हिलता। ये अनुराग था, जो काव्या के साथ आया था। काव्या ने सब कुछ देख लिया था, तो उसने अनुराग को अर्जुन से बात करने के लिए कहा था। दोनों अर्जुन को बहुत वक्त से ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कहीं नहीं मिला। खोजते खोजते रात हो गई और दोनों यहाँ तक पहुँच गए। अनुराग काव्या को देखता है, जो कुछ दूरी पर खड़ी थी। काव्या बात करने का इशारा करती है तो अनुराग फिर एक बार कोशिश करते हुए बुलाता है, भाई। इतना कहते हुए अनुराग फिर एक बार अर्जुन के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन इस बार अर्जुन गुस्से से अनुराग का हाथ झटक कर कहता है, कौन भाई? कैसा भाई? कोई भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। अनुराग हैरान रह जाता है। वो थोड़ा गिल्ट होकर कहता है, भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने। वो बस इतना ही कहता है कि अर्जुन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना भाई मत बोल मुझे। अनुराग आगे बढ़ते हुए कहने को होता है कि अर्जुन जोर से अनुराग को धक्का देकर बोलता है, मेरे पास मत आ। देख अनुराग, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, चला जा यहाँ से। पर भाई मेरी बात तो सुनिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं घबरा गया था। अनुराग एक ही जगह खड़ा होकर कहता है तो अर्जुन एकदम से कहता है, कुछ दिनों में ऐसा क्या बदल गया अनुराग? पहले तो तू मुझे सब कुछ बताता था, तो तूने ये क्यों छुपाया कि तू सपना से प्यार करता है? जो अनुराग हर बार कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछता था, कुछ भी करने के बाद मुझे बताता था, उसे आज क्या हो गया? क्या अब मैं तेरा कुछ नहीं लगता? नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं। अनुराग बोलते हुए अर्जुन को देखने लगता है। फिर तूने क्यों नहीं बताया? अर्जुन चिल्लाते हुए बोला। अनुराग रुक जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो आखिर बोले तो क्या बोले।
अनुराग को चुपचाप खड़ा देखकर अर्जुन अपनी एंगेजमेंट रिंग को निकालकर फेंक देता है। काव्या और अनुराग दोनों हैरानी से अर्जुन को देखने लगते हैं। अर्जुन अनुराग को देखते हुए कहता है, मैंने ये रिश्ता सिर्फ दादी के कहने पर जोड़ा था। सपना के लिए ना मेरे अंदर कोई फीलिंग्स हैं और ना ही मैं कभी उससे शादी करना चाहता था। अगर तू मुझे बोलता कि तू उससे प्यार करता है तो मैं ये एंगेजमेंट ही नहीं करता। एंगेजमेंट क्या, मैं उसका हाथ तक नहीं छूता। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू उसे भूल जाएगा? मेरे साथ शादी होते हुए तू उसे कभी नहीं देख सकता था, तो फिर खुद को तकलीफ देने के बारे में तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा अनुराग। तुमने इस बार मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, तकलीफ़ दी है तूने मुझे। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अगर सपना के साथ मेरा रिश्ता जुड़ जाता तो सिर्फ तेरी बेवकूफ़ी की वजह से तू दर्द से तड़पता रहता और मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाता। अर्जुन बहुत देर तक अनुराग को गुस्से से देखता है। वहीं अनुराग बस शर्मिंदा हुए खड़ा अर्जुन के गुस्से को देख रहा था। अर्जुन अब पीछे कदम करते हुए जाने लगता है। अनुराग बस उसे देखता रह जाता है। काव्या अर्जुन के पीछे जाते हुए बुलाने लगती है। अर्जुन के पास पहुंचते ही काव्या अर्जुन के आगे खड़ी होकर कहती है, अर्जुन हमारी बात सुनिए प्लीज़ काव्या, अब मुझे अकेला छोड़ दो। कहते हुए अर्जुन आगे बढ़ने लगता है। तभी काव्या कहती है, हमें पहले से पता था कि अनुराग सपना से प्यार करते हैं, लेकिन हमने आपको नहीं बताया क्योंकि हमें पता था कि आप प्रीत के सिवाय किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। अर्जुन के कदम एकदम से रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर काव्या को देखने लगता है। काव्या भी पीछे मुड़कर अर्जुन को देखती है। अर्जुन, अगर गलती अनुराग ने की है तो वो गलती आपने भी की है। आखिर आपने भी तो दुश्मनी के नाम पर प्रीत के प्यार को झूठा करार दिया। आप उससे प्यार करते हैं, फिर भी आपने उससे छुपाया। वो आपके लिए हर पल तड़पती रही, लेकिन आपने उसे इस कदर तड़पाया कि वो आपसे दूर चली गई। काव्या के बोलते ही अर्जुन की आंखों में दर्द उभरने लगता है। काव्या अर्जुन के पास आकर कहती है, क्यों किया आपने ऐसा? तड़प हमने आज भी प्रीत की आंखों में देखी। वो खुश रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार है। वो आपसे दूर होकर और ज़्यादा दर्द में जी रही है। आखिर आप खुद को और प्रीत को इतना दर्द क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं बता देते कि आप उससे प्यार करते हैं? अर्जुन एकदम से कहता है, मैं बताना चाहता था काव्या। कहते हुए अर्जुन काव्या को पीट करके खड़ा होकर कुछ कदम आगे चलता है। वो कुछ बोलने को होता है कि उसे काव्या की आवाज़ सुनाई देती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अर्जुन हड़बड़ाते हुए पीछे देखता है तो वैन में कुछ आदमी काव्या को खींचकर बिठा रहे थे। अर्जुन भागकर उनके पास जाता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, इसे भी उठा ले क्या? दूसरा आदमी किसी को कॉल करके पूछता है और वो हाँ में इशारा करता है। वो आदमी काव्या को बेहोश करके वैन में डाल देते हैं। अर्जुन उन लोगों से काव्या को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो सब अर्जुन को संभाल नहीं पा रहे थे। अर्जुन सबको मारने लगता है। वहीं दूर से अनुराग भी भागते हुए आने लगता है। एक आदमी अर्जुन के सिर पर जोर से वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो सब अर्जुन को भी वैन के अंदर धकेलकर तेज रफ्तार में वहां से चले जाते हैं। अनुराग वैन के पीछे दौड़ते दौड़ते चिल्लाता है, लेकिन अब तक वैन बहुत दूर पर चली जा चुकी थी। अनुराग घबराते हुए फ़ोन निकालकर आदित्य को कॉल करने लगता है। वो बार बार आदित्य को कॉल ट्राई करता है। 7-8 कॉल के बाद आदित्य रिसीव करता है। अनुराग हड़बड़ाते हुए कहता है, भाई, भाभी और अर्जुन भाई को कोई उठाकर ले गया। उधर आदित्य ये जैसे ही सुनता है इसका चेहरा सर्द हो जाता है। वो पूछता है, वेयर आर यू? अनुराग इधर उधर देखते हुए जवाब देता है। आदित्य ये सुनते ही कॉल कट करके रॉकी को कॉल करता है। रॉकी दौड़ते हुए आदित्य के पास आता है तो आदित्य उस पर चिल्लाते हुए कहता है, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ये सब कैसे हुआ? रॉकी हड़बड़ाते हुए कहता है, सॉरी बॉस, बट पता नहीं कैसे तभी से किसी भी सिक्योरिटी गार्ड का पता नहीं चल रहा। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन मुझे अभी के अभी उनकी लोकेशन चाहिए। आदित्य बहुत गुस्से से रॉकी से कहता है तो रॉकी जल्दी से वहाँ से किसी को कॉल करता है। अनुराग भी होटल पहुँच जाता है। वो जल्दी से दौड़कर आदित्य के कमरे में जाता है। आदित्य जो गुस्से से रॉकी को डांट रहा था, उसे देखते ही अनुराग अपनी जगह पर ही रुक गया। कभी बात ना करने की वजह से अनुराग की हिम्मत ही नहीं हो रही थी आगे बढ़कर बात करने की। आदित्य की नज़र अचानक से अनुराग पर पड़ती है। वो रॉकी को सख्त लफ्ज़ों में कहता है, गो। रॉकी की तो आज बुरी हालत हो चुकी थी। उसने तो सिक्योरिटी अच्छे से चेक किया था, लेकिन एकदम अचानक से ये सब हो गया कि रॉकी कुछ समझ ही नहीं पाया।
रॉकी के जाते ही आदित्य अनुराग को बिना देखे कहता है, आर यू फाइन? अनुराग हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ भाई, पर भाभी और अर्जुन भाई? वो इतना ही बोलता है कि आदित्य का फ़ोन रिंग होता है। आदित्य अननोन नंबर देख कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव करता है। कॉल रिसीव करते ही उधर से एक लड़की के हंसने की आवाज़ आती है। वो हंसते हुए कहती है, आदित्य सिंघानिया। आदित्य सिंघानिया, काफ़ी सुना है तुम्हारे बारे में, पर आज तक देखा नहीं तुम्हें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिर भी दुश्मनी है। चलो खैर, मैंने तुम्हें ये बोलने के लिए कॉल किया है कि तुम्हारी प्यारी सी वाइफ और तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में है। आगे की बात हम आमने सामने करेंगे। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कोई चालाकी की तो तुम्हारा जो परिवार मुंबई में रहता है उसकी मौत का भी पूरा इंतज़ाम कर दिया है मैंने। उधर से कॉल कट हो जाता है। आदित्य फ़ोन को देखने लगता है। आदित्य का चेहरा बहुत ज़्यादा सर्द हो जाता है। वो अनुराग को जाने का इशारा करता है। आदित्य के इशारा करते ही अनुराग बिना कोई सवाल जवाब के वहाँ से चला जाता है। अनुराग के जाते ही आदित्य किसी को कॉल करता है। उधर से कॉल रिसीव होते ही आदित्य कहता है, इज़ एवरीवन ओके देयर? उधर से परेशानी भरी आवाज़ आती है, बॉस कुछ तो गड़बड़ है, सिक्योरिटी सिस्टम डैमेज हो चुकी है, पता नहीं ये किसने और कैसे किया। आदित्य कॉल कट करता है और आंखें बंद कर लेता है। उसके मुंह से एकाएक निकलता है, हु आर यू? इधर अर्जुन के चेहरे पर पानी पड़ते ही होश में आता है। आंखें खुलते ही सीधे उसकी नज़र काव्या पर पड़ती है जो अब भी बेहोश थी। अर्जुन वहां खड़े आदमियों को देखकर जोर से चिल्लाता है, कौन हो तुम लोग? हमें किडनैप क्यों किया? अर्जुन की आवाज़ सुनकर भी कोई कुछ नहीं बोलता। अर्जुन सबको जवाब न देता देख काव्या को बुलाने लगता है, काव्या, काव्या, तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? पर काव्या अर्जुन की आवाज़ बिल्कुल सुन नहीं पा रही थी। वहीं कमरे में एक लड़की चेयर पर बैठी स्क्रीन पर अर्जुन और काव्या को नफरत की नज़रों से देख रही थी। फिर वो लैपटॉप को बंद करके सामने देखती है जहां उसके पास ही रोहान चेयर पर रस्सी से बांधा हुआ था। रोहान नफरत से उस लड़की को देखे जा रहा था। वहीं वो लड़की भी नफरत से रोहान को देखकर कहती है, तुम सिंघानियास की वजह से हर बार मैं कुछ न कुछ खो देती हूँ। पहली बार तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन को खो दिया और अब। बोलते बोलते वो रुक जाती है। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरी बहन की मौत की वजह बनकर। वो लड़की ये बोलती है कि रोहान कहता है, तुमने भी बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे रेहान को मारकर। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, रस्सी गई लेकिन बल नहीं गया। तुम्हें मैं ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। रोहान को उसकी बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी नॉर्मल और शांत था। रोहान को ऐसे देखकर उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो खंजर उठाकर रोहान पर वार करती है जिससे उसके हाथों पर गहरा कट हो जाता है। रोहान कट को देखकर हंसते हुए कहता है, ऐसी चोटों से तुम मुझे मारना चाहती हो? वो लड़की अब गुस्से से रोहान की जांग में खंजर घुसा देती है जिससे रोहान की दर्दनाक चीख निकल जाती है। रोहान की चीख सुनते ही वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, बस इतनी ही सहन शक्ति है तुम में? रोहान अब दर्द से कुछ भी बोल नहीं पाता। वो लड़की उसे देखकर मुस्कुराते हुए वहां से उठकर चली जाती है। वहीं रोहान की जांग से खून बहते हुए फर्श पर जा रहा था। रोहान दर्द को सहने की कोशिश करते करते बेहोश हो जाता है। बाहर आकर वो लड़की फ़ोन पर देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, गेम इज़ स्टार्ट नाउ। एक बड़ी सी बिल्डिंग जहां अब तक पूरी तरह से नहीं बनी थी, उसके चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। बिल्डिंग के नीचे एक कार रुकती है जिसके रुकते ही बॉडीगार्ड की गन उस पर पॉइंट होती है। कार का दरवाज़ा खुलता है और आदित्य बाहर आता है। उस लड़की के कहने के मुताबिक आदित्य सिर्फ अकेला आया था। आदित्य कार से बाहर आकर चारों तरफ नज़र फिराने लगता है। इस बार आदित्य हर तरफ से फंस चुका था। मुंबई में उसके परिवार की जान पर खतरा था और यहाँ अर्जुन और काव्या। बहुत देर सोचने पर भी वो कुछ नहीं कर पाया। इतनी टाइट सिक्योरिटी सिस्टम को सिर्फ एक लड़की ने हिला कर रख दिया था। ये बात आदित्य को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। आदित्य कदम बढ़ाते हुए सीधे जाने लगता है। चलते चलते एक जगह पर उसे कुछ गार्ड्स रोक लेते हैं। 2 बॉडीगार्ड उसे चेक करने लगते हैं। चेक करते हुए उन्हें आदित्य की गन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेते हैं। आदित्य का फ़ोन भी उनकी गिरफ्त में चला जाता है। काफ़ी देरी की चेकिंग के बाद दोनों गार्ड्स उसे छोड़ देते हैं। आदित्य अब सीढ़ियों से होकर ऊपर जाने लगता है। हर एक फ्लोर पे बॉडीगार्ड मौजूद थे। आदित्य सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आखिरी फ्लोर पर पहुंच जाता है।
आखिरी फ्लोर पर पहुंचते ही आदित्य की नज़र सीधे काव्या पर चली जाती है, जो सिर झुकाए खड़ी थी और उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। उसे ऐसे देखकर आदित्य दूसरी तरफ नज़र डालता है, जहां अर्जुन को पकड़कर 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। अर्जुन भी अचानक सामने देखता है तो उसके मुंह से एकाएक आवाज़ निकलती है, आदि। आदि। ये सुनते ही काव्या, जो सिर झुकाए खड़ी थी, वो सिर उठाकर आदित्य को देखती है। आदित्य को देखते ही जैसे उसका सारा भय, उदासी खत्म सी हो जाती है। वो एकटक उसे देखने लगती है। आदित्य की नज़र भी फिर एक बार काव्या पर चली जाती है। नज़रों के टकराते ही आदित्य का दिल जोरों से धड़कने लगता है। आदित्य काव्या की नज़रों में खोए हुए अपने कदम बढ़ाने को होता है कि इसी बीच एक आवाज़ उसके कदमों को रोक लेती है। नो आदित्य सिंघानिया, ऐसी कोई गलती मत करना। आती हुई आवाज़ की तरफ वो देखता है, जहाँ एक लड़की पीठ करके चेयर पर बैठी थी। वो लड़की चेयर घुमाती है तो उसका चेहरा आदित्य को दिखता है। उसे देखकर आदित्य कुछ हैरान सा हो जाता है। उस लड़की ने पूरे ब्लैक कलर की टी शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक जैकेट और ब्लैक पैंट पहनी थी। पावरफुल इन लीगल बिजनेस वुमेन मिस त्रिया अरोरा। आदित्य देखते ही पहचान लेता है कि ये वही है। आदित्य को समझते देर नहीं होती कि आखिर उसका इतना मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम डैमेज कैसे हुआ। त्रिया की माफिया से कांटेक्ट थे तो जाहिर सी बात थी कि ये होना ही था। आदित्य के लिए अब ये जानना ज़रूरी हो गया था कि आखिर इसके साथ उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। त्रिया आदित्य को नीचे इशारे करते हुए कहती है, इससे आगे आने की कोशिश मत करना, वरना। इतना बोलते ही वो आई विंग करती है और चेयर से खड़ी हो जाती है। आदित्य से कुछ दूरी पर खड़ी होकर वो आदित्य को देखने लगती है। उसको देखते ही वो मुड़कर काव्या को देखती है, जो एकटक आदित्य को ही देख रही थी। त्रिया के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, आदित्य सिंघानिया, बिजनेस की दुनिया में जाना माना नाम। जितना तेज दिमाग चलता है उतना ही हैंडसम और हॉट। नाइस टू मीट यू। तुम्हें देखकर तो कोई भी लड़की घायल हो जाए, बट मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरी तुमसे आज मुलाकात हो रही है। अफसोस करते हुए त्रिया आदित्य को देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाती है। त्रिया आदित्य के पास पहुंचते ही अपने हाथ की एक उंगली से उसके चेहरे पर फेरने लगती है। आदित्य की गुस्से से मुट्ठी कस जाती है। वहीं काव्या को भी गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से आगे बढ़ने को होती है कि उसे त्रिया की आवाज़ आती है, नो नो मिसेस काव्या सिंघानिया। इतना बोलते ही वो काव्या की तरफ मुड़कर मुस्कुराने लगती है। आई नो कि तुम्हारे पति पर सिर्फ तुम्हारा हक है, बट इतना हैंडसम है कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। रोज़ तो तुम इसे छूती हो, आज मुझे भी तो थोड़ा हक दे दो। ये बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट और ज़्यादा गहरी हो गई। काव्या गुस्से से लाल आंखों से उसे देख रही थी। त्रिया फिर एक बार आदित्य की तरफ पलटकर उसके सीने पर हाथ फेरने लगती है। आखिर में वो उसके करीब जाकर अपने होठों को आदित्य की गर्दन पर रखती है। उसके ऐसा करते ही आदित्य जोर से उसे धक्का देता है। त्रिया सीधे फर्श पर गिर जाती है। वो गुस्से से उठकर सीधे आदित्य की गर्दन पकड़ लेती है। उसके नाखून सीधा आदित्य की गर्दन पर घुप जाते हैं, जिससे उसकी गर्दन घायल हो जाती है और उसमें से खून बहने लगता है। अर्जुन कहना चाहता था, पर आदित्य ने आंकते साथ ही इशारे से उसे कुछ भी कहने को मना कर दिया था। काव्या का भी यही हाल था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आदित्य के कहने पर दोनों ही चुप थे, बस नफरत भरी नजरों से त्रिया को देख रहे थे। त्रिया आदित्य को छोड़कर अपने हाथों को रुमाल से पोंछती है और गुस्से से कहती है, पहली गलती की सजा सिर्फ तुम्हें मिली है, लेकिन इस बार तुम्हारे परिवार को मिलेगी। कहते हुए वो घूरकर उसे देखती है। आदित्य एकदम से पूछता है, क्या दुश्मनी है हमारी? इसके ऐसा सवाल करते ही त्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। वो बिल्कुल पागलों की तरह हंस रही थी। हंसते हुए ही वो फिर से चेयर पर बैठ जाती है। दुश्मनी तो थी नहीं, पर तुमने खुद बना ली। बोलते हुए वो दीवार पर देखने लगती है। अर्जुन, आदित्य और काव्या तीनों ही दीवार की तरफ देखते हैं। पर्दे पर एक एक करके फोटो दिख रही थी। हर एक फोटो में त्रिया और रुद्रांश एक साथ दिख रहे थे। वो सब फोटो देख ही रहे थे, तभी उन्हें त्रिया की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है, मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया, मेरी जिंदगी को मुझसे छीन लिया। सब लोग त्रिया को देखते हैं, जिसकी आंखें नम थी, लेकिन पल भर में उसका चेहरा दर्द से नफरत और गुस्से में तब्दील हो जाता है। बेदर्दी से तुम दोनों ने मेरे प्यार, मेरे रुद्र को मार दिया। कहते हुए वो नफरत से काव्या और आदित्य को देखती है। अर्जुन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। त्रिया रुद्रांश को बहुत प्यार से देखकर कहती है,
कितने खुश थे हम दोनों। पर बोलते हुए वो उठकर काव्या के पास जाकर उसे नफरत से देखते हुए कहती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे बीच दूरियां आई। तुम्हारी इस खूबसूरती ने मेरे रुद्र को मुझसे छीन लिया। वो तुम्हें पाने के लिए पागल हो गया। काव्या एकटक त्रेया को देखने लगी। त्रेया काव्या के जबड़े को पकड़कर कहती है, मैंने पहले तो उसे मना किया, पर फिर उसे परमिशन दे दी थी। वो बस एक दिन के लिए तुम्हारे जिस्म को पाना चाहता था। सौंप देती अपना जिस्म, आखिर क्या ही बिगड़ जाता तुम्हारा। उसके ये बोलते ही आदित्य गुस्से से दोनों गार्ड्स को मारकर त्रेया के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है। वो गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, हाउ डेयर यू। तभी बहुत सारे गार्ड्स आकर आदित्य को पकड़ लेते हैं। आदित्य खुद को छुड़ाते हुए चिल्लाता है, अगर वाइफी को टच भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। त्रेया आदित्य को गुस्से से देखते हुए किसी को फ़ोन करती है। फिर फ़ोन की स्क्रीन आदित्य को दिखाती है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। फ़ोन की स्क्रीन पर अमरजीत यानी कि रूहान के पापा की बहुत सीरियस कंडीशन थी। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर पर उसे ले जा रहे थे। मायावती का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आदित्य के हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर पसीना, डर, दर्द एक साथ दिखने लगता है। उसे ऐसे देखकर अर्जुन चिल्लाता है, आदि क्या हुआ, क्या है। वो इतना ही बोलता है कि त्रेया अर्जुन को फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाती है और कहती है, मैंने पहले ही कहा था, यहाँ एक गलती और दूसरी तरफ परिवार की जान खतरे में। कहते हुए वो फ़ोन को बंद करके पॉकेट में रखती है। आदित्य अब पीछे हटकर थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। अब वो लाचार हो चुका था। त्रेया चेयर पर एक नज़र सबको देखती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, आदित्य सिंघानिया, तुम्हारी पर्सनैलिटी मुझे बहुत पसंद आई, सो मैं छोड़ ही देती हूँ। ये सुनते ही सबको थोड़ी राहत सी मिलती है कि त्रेया फिर कहती है, पर किसी एक को। त्रेया काव्या और अर्जुन को देखते हुए कहती है, बताओ आदित्य सिंघानिया, तुम किसे लेकर जाना चाहोगे, अपने भाई को या अपनी वाइफ को। आदित्य दोनों को देखने लगता है। अर्जुन जल्दी से बोलता है, आदि तू काव्या को लेकर चला जा। वहीं काव्या भी तुरंत कहती है, नहीं, आप अर्जुन को लेकर जाइए। अर्जुन काव्या को देखकर कहता है, काव्या तुम ये क्या कह रही हो। फिर आदित्य की तरफ देखकर, आदि तू मेरी बात सुन और काव्या को यहाँ से लेकर जा। काव्या और अर्जुन एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। अर्जुन जिद करते हुए काव्या को जाने के लिए कहता तो काव्या अर्जुन को जाने के लिए कहती। त्रेया तो ये सब आराम से एक पैर पर पैर रखकर उनकी हरकतों को देख रही थी। आदित्य बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। उसके लिए ये बहुत मुश्किल था। करीब आधा घंटा बीत जाता है पर आदित्य कोई जवाब नहीं देता। अर्जुन और काव्या बस आदित्य के जवाब का इंतजार कर रहे थे। आदित्य को जवाब ना देता देखकर त्रेया उसे देखकर कहती है, चलो कोई बात नहीं, और एक ऑफर देती हूँ, मैं किसी की जान नहीं लूँगी, लेकिन तुम्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स देना होगा। तुम्हें अपनी वाइफ की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। ये सुनकर काव्या और आदित्य की तो जैसे सांसें ही थम जाती हैं। त्रेया एक गार्ड को इशारा करती है तो वो गार्ड आदित्य के कुछ दूरी पर पेपर रखता है। त्रेया पेपर को दिखाते हुए कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। सो तुम्हें 5 मिनट में डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने भाई और वाइफ को बचाना है या अपनी वाइफ से दूर जाना है। फिर अपने हाथ में घड़ी देखकर बोली, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। काव्या एकटक आदित्य को देखने लगती है। अर्जुन भी उसे देख रहा था। वक्त बीतते साथ ही सबकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। 10, 9, 8, 7, 6 गिनते हुए त्रेया आदित्य को ही देख रही थी। 3, 2 वो इतना बोलती रहती है कि आदित्य अपने कदम बढ़ाने लगता है। उसके कदम बढ़ाते ही काव्या की धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं। आदित्य पेपर को उठाकर देखता है, फिर काव्या की तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी वाइफी। ये देखते ही आदित्य पेपर पर सिग्नेचर कर देता है। ये देखकर काव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काव्या अपने कदम पीछे करने लगती है। एकदम से उसकी नज़र खंजर पर चली जाती है। वो झट से उसे उठा लेती है और कहती है, हमें मरना मंजूर है, लेकिन आपके बिना जीना नहीं। इतना बोलते ही काव्या अपने पेट में खंजर घुसा देती है। नो वाइफी। आदित्य जोर से चिल्लाता है और आगे बढ़ने को होता है कि बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वहीं अर्जुन तो हैरान होकर काव्या को देखता है। काव्या के पेट से झरझर खून बहने लगता है। वो लड़खड़ाते हुए नीचे फर्श पर गिर जाती है। आदित्य झटपटाने लगता है पर बॉडीगार्ड उसे बिल्कुल नहीं छोड़ते। त्रेया हंसते हुए
काव्या के पास जाती है और एड़ी के बल बैठ जाती है। वेरी नाइस, मेरे काम को आसान कर दिया। काव्या अधखुली आंखों से आदित्य को देखती है। अचानक से त्रेया काव्या के पेट के खंजर को निकाल देती है, जिससे जो खून रुका हुआ था वो भी अपना रास्ता पाते ही बाहर आने लगता है। अर्जुन और आदित्य एक दूसरे को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं। करीब 1 घंटे तक वहाँ ऐसा ही माहौल रहता है। काव्या अब अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। त्रेया उसकी पल्स, धड़कन और नाक के सामने हाथ रखकर चेक करती है। चेक करते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसकी सांसें तो थम चुकी हैं। शी इज डाइड। ये सुनते ही आदित्य का शरीर ढीला पड़ जाता है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है। बॉडीगार्ड्स उसे छोड़ देते हैं। त्रेया पेपर को उठाकर लाइटर से जलाते हुए कहती है, अब इस पेपर की कोई काम नहीं। वो पेपर कुछ मिनटों में जलकर राख में तब्दील हो जाता है। त्रेया आदित्य के पास जाकर कहती है, प्यार को खोने का दर्द क्या होता है अब तुम्हें पता चलेगा मिस्टर आदित्य सिंघानिया। इतना बोलते ही त्रेया अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चली जाती है। अर्जुन दौड़कर काव्या के पास जाकर उसे आवाज़ देकर उठाने लगता है। काव्या, तुम ठीक तो हो ना? काव्या, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? तुम सुन रही हो काव्या? बहुत देर तक वो आवाज़ देता है, लेकिन काव्या कोई जवाब नहीं देती। अर्जुन के हाथ अब कांपने लगते हैं। वो काव्या की नब्ज़ को चेक करता है, फिर उसकी धड़कन को, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ना काव्या की नब्ज़ चल रही थी और ना उसकी धड़कन धड़क रही थी और ना ही उसकी सांसें चल रही थी। अर्जुन की आंखों से एकदम से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है, ये तुमने क्या कर दिया काव्या? वहीं आदित्य तो बेजान सा घुटनों के बल बैठा बस काव्या को देख रहा था। टू बी कंटिन्यूड।